आज बात करेंगे कैसे डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, और कैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना भी बेकार है। करते हैं स्टार्ट। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालो। जब आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आते हो, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, तो वहाँ एक बढ़िया, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा लालची नहीं हो जो सट्टा खेल रहा है, एफ एंड ओ कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता। अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हो तो आप वो करोगे डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपके पास गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो, स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, है ना, थोड़ा बहुत लिक्विड में भी, यानी कि फंड हो। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, आपकी प्यास कितनी है। एग्जाम्पल, आपकी उम्र अगर 50 एंड अबव है, अब आपको रिस्क इतना नहीं लेना है, लेकिन आपको ग्रोथ भी चाहिए कि भाई एफडी, बैंक की एफडी से बढ़िया हो, और रिस्क भी ना हो कि भाई एकदम बहुत डाउन भी ना आए। तो डाइवर्सिफिकेशन उसका ऐसे होगा कि भाई हम ज़्यादातर उसका जो पैसा है वो लार्ज कैप में रखा जाएगा, लार्ज कैप निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में रखा जाएगा, प्लस गोल्ड ज़्यादा होगा उसके पास, है ना, और सिल्वर नहीं होगा, स्मॉल कैप नहीं होगा, या फिर बहुत ना के बराबर होगा। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है। जब आप कोई ETF बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड, स्पेशली मैं इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ, वो बाय करते हैं, तो वो अपने आप में सारे इंडेक्स फंड, सारे ETF अपने आप में एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि जब आप कोई एक ETF बाय करते हो ना, तो उसमें आराम से आपकी 100 कंपनियां तो होती हैं, 100, 50, 100, 200 कंपनी इसमें होती है। यानी कि एक ETF बाय करते या एक इंडेक्स फंड बाय करते ही बात देखिए, आप ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन हो जाते हो। आप शेयर वाले हो तब तो देखो ये आपके लिए नहीं है। शेयर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, शेयर ना कभी लेने चाहिए, ना लो। डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शेयर में नुकसान होता है। बहुत कोई एक्सपर्ट बंदा है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो कहीं शेयर वेयर लेते हैं, लेकिन हम जैसे भाई, हम तो कभी भी शेयर को रिकमेंड नहीं करते। तो मेरी वीडियो शेयर को नहीं है, एफ&ओ को नहीं है, ट्रेडिंग को नहीं है, सट्टे पट्टे को नहीं है। मेरी जो वीडियो है जेन्युइन इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वाकई में जो वेल्थ बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन में उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी। तो अब यही कोई एक व्यक्ति ऐसा, इसकी उम्र 20-25 साल के आसपास की है, अब उसका डाइवर्सिफिकेशन ऐसे होगा कि उसका 80% पैसा, 80% ऑफ वेल्थ वो जाएगी स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में। मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, चाहे स्मॉल कैप लो चाहे मोमेंटम लो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं होता तो मैं मोमेंटम वाला स्मॉल कैप का ETF बाय करता। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको अपनी स्टडी बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो जी देखिए, अगर हम किसी 20-25 साल के लड़के का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम 80% उसका पैसा जो है वो स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में रखेंगे, और 20% रखेंगे गोल्ड में, क्योंकि वो रिस्क वाला बंदा है, उस पर समय बहुत है। तो वो रिस्क जितना लेगा उतनी बढ़िया वेल्थ बन जाएगी, आपको पता है ना। तो अगर वो लार्ज कैप लेगा तो भाई वो उसके लिए सही नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप से बढ़िया भाई स्मॉल कैप फॉर यूथ। यूथ मतलब स्मॉल कैप, मैं सही बोलता हूँ भाई, मेरी अपनी एक लाइन है, यूथ मतलब स्मॉल कैप। कोई भी यूथ है भाई स्मॉल कैप ही लेगा। अब स्मॉल कैप में भी मतलब मोमेंटम वाले जो होते हैं ना, जो जो रॉकेट की तरफ भागते हैं, वो वाले ETF बेस्ट होते हैं भाई। रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी मिलता है। लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म मतलब 8-9-10 साल आप अगर मार्केट में हो गई, कोई रिस्क नहीं है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर मैं 20-25 साल के लड़के का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, तो मैं 80% पैसा उसका स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में डालूंगा, और 20% जो पैसा होगा ना, वो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए गोल्ड के ETF में जाएगा। गोल्ड ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड भी अपने आप में एक डाइवर्सिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि गोल्ड इक्विटी शेयर मार्केट से मतलब नहीं है। गोल्ड की एक अलग वैल्यू होती है कि कभी अगर मार्केट में कोई क्रैश आएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, कुछ भी होगा ना, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो गोल्ड आपका नुकसान नहीं होने देगा। गोल्ड इज लाइक योर इंश्योरेंस, जो आपका पोर्टफोलियो है उसको इंश्योरेंस है गोल्ड। तो ऐसे करके अगर मैं होता तो मैं बनाता। बाकी आपकी उम्र अगर
35-40 है तो भाई थोड़ा सा मिड कैप रखोगे, थोड़ा स्मॉल कैप रखोगे, थोड़ा गोल्ड रखोगे, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरा मानना है जब गू खाओ तो हत्ती खाओ। जब आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो तो भाई क्यों यहाँ वहाँ फालतू दिमाग मार के अपने अकॉर्डिंग। भाई मतलब मैं होता तो मैं तो स्मॉल कैप तक जाता, स्मॉल कैप का मोमेंटम ETF पकड़ता और पकड़ता गोल्ड। दैट्स इट। गोल्ड में भी पैसा डालना है बस 20% तक, इससे ऊपर भी सही नहीं है, इससे कम भी सही नहीं है। 20% ठीक है। मेरा मानना तो ये है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। जो भी लॉस होगा वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। तो भाई अपनी बुद्धि से काम करें, अपने विवेक से काम करें। और ज़्यादा हो तो भाई आप एक काम कर सकते हो, फ़ोन में आपके होगा AI से पूछो कि मुझे मेरी एज ये है, मैं इतना पैसा डाल सकता हूँ, मेरी रिस्क लेने की क्षमता इतनी है, तो मैं कौन कौन से ETF बाय करूँ, तो वो आपको बताएगा। बाकी देखो ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की एज मैटर नहीं करती, हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी मैटर करती है। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 60-60 साल के, लेकिन वो रिस्क लेने को तैयार हैं, तो है ना। और ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल के, लेकिन रिस्क लेने का उनके अंदर दम नहीं है। तो ये हर व्यक्ति के ऊपर बात होती है, हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी हाई है। तो अगर आप 60 साल के हो और आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी हाई है, तो भाई फिर वही है कि आप जो है भाई ज़्यादा बेहतर पैसा जो आपको स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में डालना पड़ेगा, थोड़ा गोल्ड और लॉन्ग टर्म को छोड़ दो। तो ऐसे करके होता है कि सबका अलग अलग व्यू है। लेकिन मैं एज ए यूथ मैं बोलूँगा भाई रिस्क वाला, मतलब यानी कि सबसे हाई रिटर्न जो स्मॉल कैप फंड है वो प्लस गोल्ड इतना काफ़ी है। अब मैं अगर इसमें मिड कैप भी लूँगा, स्मॉल कैप भी लूँगा, लार्ज कैप भी लूँगा, गोल्ड भी लूँगा, सिल्वर भी लूँगा, तो मेरा हो जाएगा ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ज़्यादा चीज़ें भी सही नहीं है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न्स को कम कर देती है। तो जितना कम हो और उसमें सही भी हो, यानी मीडियम ट्यून्ड हो, तो वो सही रहता है। बाकी आप अगर औरों की रील देख करके आप ये भी ले, वो भी ले, वो भी ले, ये भी ले, सब कुछ ले लोगे ना, तो आपको रिटर्न नहीं बनेंगे। रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको फिल्टर करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा अपना एक दिमाग लगाना पड़ेगा और 1 या 2 फंड पकड़ लो बस। ज़्यादा इंडेक्स फंड या ज़्यादा ETF लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 2 पकड़ो ETF बस। 2 में ही वेल्थ बनती है, 5 वेल्थ नहीं बनती। 5 में वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा करके सही नहीं होता। 2 पकड़ो। और आप यूथ हो, मेरी अपनी राय है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। अगर मैं होता तो मैं यूथ हूँ या फिर मेरे अंदर रिस्क लेने की क्षमता हाई है, 2 पकड़ता मैं ETF, एक पड़ता है स्मॉल कैप का मोमेंटम ETF और एक पड़ता मैं गोल्ड का ETF बस। इसमें वेल्थ बनेगी तो, वरना तो आप ये भी ले, वो भी ले, ये भी ले, वो भी ले करोगे तो आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, रिटर्न हाई नहीं बनेंगे। सेक्टर वेक्टर में मत जाओ, शेयर वेयर सब छोड़ दो, ETF पकड़ो या इंडेक्स फंड पकड़ो। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको कोई सलाह नहीं दी है, कोई वित्तीय सलाह नहीं है, बस मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई ऐसा भी होता है। बाकी एक्शन जो आप लोगे अपनी समझ से लो, अपने एक्सपर्ट से पूछो, प्लस AI का सहारा लो। AI बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में, उससे पूछोगे तभी आपको एक बेस्ट डिसीजन मिलेगा। लेकिन ओवर करना भी सही नहीं है और ज़्यादातर अंडर ही रखो आप, ठीक है। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना भी सही नहीं है, वरना रिटर्न आएँ कम। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।